एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 सब्जेक्ट होने वाला एसएसटी विषय नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसके चैप्टर संख्या 5 न्यायपालिका चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है? तो साथियों, आंसर में लिखेंगे, कानून को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के कार्य को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। इसका इरादा न्यायिक प्रक्रिया को बाहरी प्रभाव से बचाना और किसी भी कारण से अदालत जाने वाले सभी व्यक्तियों को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। यदि किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि संसद द्वारा पारित कोई कानून किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास ऐसे कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर से पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा विचार से जुड़ा हुआ है? आंसर में लिखेंगे, अदालत के फैसलों की न्यायिक समीक्षा तब की जाती है जब अदालत द्वारा दिया गया फैसला किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है। संविधान में हर व्यक्ति को नागरिक को समान अधिकार है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पहले के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, नीचे तीनों स्तर के न्यायपालिकाओं न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा किए गए जवाब के साथ मिलाकर देखिए। तो पहली है निचली अदालत। इसने फैसला सुनाया था कि निचली अदालत ने सुधा के पति, सास और जेठ को दोषी माना और मौत की सजा सुनाई थी। अब उच्च न्यायालय में जब ये गया तो 1983 में तीनों आरोपियों ने निचली अदालत के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए फैसला सुनाया कि सुधा के पति और अन्य लोग निर्दोष थे, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। अब इसके बाद केस गया सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद उच्च न्यायालय के खिलाफ इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि सुधा के पति और उसकी मां दोषी थे और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जीजा साले को मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही हैं उस पर सही का निशान लगाएं और जो गलत है उनको ठीक कीजिए। पहला है, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। यह कथन सही है। सही है। अगला है, वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। गलत। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है, इसके खिलाफ कोई किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। अगला है, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं। आंसर में लिखेंगे गलत। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्च न्यायालय या निचली अदालत में नहीं जा सकते। अगला प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था को सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो आंसर में लिखेंगे 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका PIL का एक तंत्र तैयार किया। इसने किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया था और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को संबोधित एक पत्र या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता था। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों को क्या मतलब था। आंसर में लिखेंगे, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में न्यायाधीशों ने कहा कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जीवन का मतलब केवल एक जानवर का अस्तित्व नहीं है। आजीविका के साधन के बिना इसका निर्वाह नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त मामले में लोग गरीब थे और झुग्गियों में रहते थे। उनके पास छोटी नौकरियां थी और रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी। उनके लिए उनकी झुग्गी के
बेदखल करने का मतलब उनकी आजीविका से वंचित होना है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन से वंचित होना पड़ता है। इस तरह न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को किसी भी आजीविका की बुनियादी आवश्यकताओं यानी भोजन, कपड़ा और आश्रय से जोड़ दिया। अगला प्रश्न है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी सुनाइए। तो कहानी इस प्रकार लिखेंगे, इंसाफ पाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी न्यायालय की शरण में जा सकता है। लेकिन आजकल इतने मुकदमे, खून खराबा बढ़ गया है कि किसी न किसी इंसान को इंसाफ देरी से मिलता है। डकैत फूलन देवी ने 1981 में बेहमई में 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। फूलन देवी के खिलाफ राज्य सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए और 11 साल जेल भेजकर फूलन न सिर्फ बाहर आई बल्कि सांसद भी बनी। हालांकि बाद में उनकी हत्या हो गई। बेहमई कांड और फूलन देवी की हत्या का मुकदमा देश की अलग अलग अदालत में विचाराधीन है। हमारे यहाँ तंत्र फेल होने में सिर्फ जांच एजेंसियां ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि धीमी न्याय प्रक्रिया भी कम जिम्मेदार नहीं है। अगला प्रश्न है, अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। जैसे बरी करना, इसका आंसर होगा, अगर किसी पर मुकदमा चल रहा हो और वह उस पर लगे आरोपों से मुक्त हो जाए तो उसे बरी कहते हैं। अपील करना, किसी न्यायालय के द्वारा सुनाया गया फैसला अगर किसी व्यक्ति को सही न लगे तो वह उससे उच्च न्यायालय में जाकर उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। मुआवजा, किसी प्रकार की क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसों को मुआवजा कहते हैं। बेदखली, किसी जमीन पर, घर संपत्ति पर जब किसी का अधिकार नहीं होता तो उसे बेदखली कहते हैं। उल्लंघन, बनाए गए नियमों का पालन न करना उल्लंघन कहलाता है।